देश और दुनिया इस समय आर्थिक मोर्चे पर भयानक चुनौती का सामना कर रहे हैं। आईएमएफ ने हाल ही में कहा कि विश्व के सामने एक बड़ी आर्थिक मंदी मुंह बाए खड़ी है और इसको अगर हम दुनिया में तेल की बढ़ती कीमतों से रिलेट करके देखें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सबसे बड़ा अगर कोई रोल प्ले करेगा कोई सेक्टर तो कोई एक कमोडिटी तो वो होगा ऑयल, जिसकी वजह से दुनिया में आर्थिक मंदी का जो दौर है वो बहुत तेजी से और हर एक देश को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका India.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। तेल की कीमतें किस तरह से आने वाले दिनों में बढ़ेंगी और इससे भारत समेत दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आमंत्रित विशेषज्ञ हैं मेजर अमित बंसल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे लिए समय निकाला आपने। शुक्रिया देवेंद्र जी। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर तेल की बढ़ती कीमतों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा एक कारण क्या है? देवेंद्र जी, मैं पहले आपको बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। जी, हम अगर तेल की कीमतें देखते हैं जी, तो पिछले 2 या 3 सालों का जो लोएस्ट लेवल था, जी, जो कि लगभग अप्रैल मई 2020 में था, जी, जब तेल की कीमतें लगभग $20 प्रति बैरल तक गिर चुकी थी। वजह थी महामारी, कंजम्पशन खत्म हो गया था। ओपेक का भी प्रोडक्शन बढ़ाना भी एक रीजन था। जी, आज हम जब देखते हैं तो तेल की कीमतें $120-122 प्रति बैरल पहुंच चुकी हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि 160 या उसके भी पार जा सकती हैं। जी, और सबसे प्रमुख कारण जो है वो है यूक्रेन रशिया का युद्ध। अब यूक्रेन रशिया का युद्ध जो है वो एक प्रमुख कारण है, लेकिन इसके जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स हैं मैं आपको वो बताना चाहता हूं। रूस यूक्रेन की लड़ाई की वजह से क्या हुआ कि पूरी दुनिया ने रूस का तेल खरीदना बंद कर दिया। जी, और इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां थी जैसे कि एक्सॉन था, शेल था, ब्रिटिश पेट्रोलियम था, ये बड़ी बड़ी जो पेट्रोलियम जायंट हैं पूरी दुनिया के, इन्होंने भी रशिया का ऑयल लेना बंद कर दिया। जी, अब आप क्या करेंगे? जो आपके पास बाकी जो प्रोड्यूसर्स बचे हैं, जो ओपेक कंट्रीज हैं, तो सारा का सारा लोड ओपेक कंट्रीज पर आता है। बिल्कुल। वेनेजुएला जो एक प्रमुख कंट्री था जो काफी बड़ी तादाद में ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था, वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर अमेरिका ने एम्बार्गो लगा दिया बिकॉज उनके कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं। जी, तो अब क्या है, दुनिया के जो 2 प्रमुख प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे रशिया हो या वेनेजुएला हो, उनका ऑयल कोई खरीद नहीं रहा है। और ओपेक के पास लिमिटेड सप्लाई है। जी, तो जब लिमिटेड सप्लाई है और डिमांड ज्यादा है जी, और अब क्या हो रहा है, चूंकि विकसित देश, स्पेशली यूरोपियन यूनियन के देश जो तेल खरीदते थे रशिया से, अब रशिया से चूंकि नहीं आ रहा है तो वो चाहते हैं कि मैं अपने भंडार अधिक से अधिक भर लूं। तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो गई है। ओके। और उसकी वजह से दिन प्रतिदिन जो तेल के दाम है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तेल का एक वायदा कारोबार होता है, क्रूड का एक जो अगले का फ्यूचर ट्रेड होता है। अगर हम फ्यूचर ट्रेड को माने तो मेरे विचार से ये अगले 2 से 3 महीनों में $160 पर बैरल से भी ज्यादा जा सकता है तेल, और वो बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग इफेक्ट होगा पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए। जी, तो इस समय अगर हम देखें $120 से ऊपर पर बैरल कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत में $100 प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गई हैं कीमत पेट्रोल की। और अगर $160 प्रति बैरल के लेवल पर तेल की कीमतें पहुंचती हैं तो निश्चित रूप से भारत बहुत बड़े पैमाने पर सफर करेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। तो क्या इसके पीछे जो ओपेक, पहला सवाल जो मैंने पूछा था उसी से रिलेटेड सवाल है कि क्या ओपेक कंट्री, क्योंकि एक सोर्स बचा हुआ है पूरी दुनिया के लिए तेल सप्लाई का, तो ओपेक जो ग्रुप है उनकी कोई इस मौके का फायदा उठाने की प्लानिंग भी है जिसकी वजह से कि प्रोडक्शन कम कर दें, सप्लाई कम कर दें, डिमांड बढ़ी हुई है, तेल की कीमतें बढ़ जाएं, उनको फायदा पहुंचेगा? देवेंद्र जी, ओपेक जो है करीब 13 देशों का एक समूह है जी, और ओपेक एक बहुत स्ट्रांगली कार्टेलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, कार्टेल आप समझते होंगे जी। सो दे वर्क एज ए कार्टेल। ओके, दुनिया में कई बार ऐसा हुआ, 2001 2003 में भी हुआ, 2014 में भी हुआ, जब ओपेक ने अपने प्रोडक्शन को रेगुलेट करके दुनिया में ऑयल की कीमतें बढ़ाई या घटाई। ओके, वो क्या करते हैं कि जब उनको लगता है कि ऑयल की कीमतें बढ़ानी होती हैं जी, तो वो अपने आप प्रोडक्शन कम कर देते हैं। जी, जब उनको लगता है कि ऑयल की कीमतें गिरानी हैं जी, तो वो अपने आप प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। और इस कार्टेल का लीडर है सऊदी अरबिया, जो पूरे ओपेक में सबसे ज्यादा तेल का प्रोडक्शन करता है। जी, और सबसे बड़ा जो कहें कि शेयर है, अगर सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरी दुनिया में, जैसा कि मेजर अमित बंसल ने शुरू में ही कहा कि सबसे बड़ा शेयर सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्टर्न कंट्रीज का है, जिसमें ओपेक के मेंबर हैं ये 13 देश। तो जाहिर है कि वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और सप्लाई उठा रहे हैं। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, क्योंकि
ओपेक कंट्रीज को अब देखिए पूरी दुनिया में जी। डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी। तो उसके मुताबिक ओपेक को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए था जी। पर ओपेक ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बजाय स्लाइटली डिप कर दिया है, थोड़ा और कम कर दिया है। ओके, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ ओपेक अब चाहता है कि वो इन बढ़ती की, क्योंकि उनको पता है कि डिमांड और जो विकसित देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, चाहे आप $160 पर बैरल कर दें या आप $200 पर डॉलर कर दें, ये विकसित देश आपसे तेल खरीदेंगे ही हर हालत में जी। तो उस केस में उनको पता है कि पैसा मिल रहा है तो अपना कार्टेलाइजेशन करिए, अपना प्रोडक्शन घटाइए और दाम और बढ़ाइए। बिल्कुल, एक तरह से पूरे विशुद्ध रूप से इसको व्यावसायिक लाभ का अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ओपेक समूह के जो देश हैं। और अगला प्रश्न इससे जुड़ा हुआ अगर हम देखें तो एक तरफ भारत और पूरी दुनिया के तमाम जो विकसित देश हैं वो भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड पावर है या अन्य जो सोर्सेस हैं, हाइड्रोजन है, एटॉमिक एनर्जी है, इन सभी सोर्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों का एक लिमिटेड भंडार है इस भूमंडल पर, इस ग्लोब में। तो इस वजह से ऐसे सोर्सेस को क्यों ना इस्तेमाल किया जाए जिससे कि वो कभी खत्म नहीं हो सकते, जिसमें सौर ऊर्जा की बात है और विंड एनर्जी। तो भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स काफ़ी पैमाने पर प्रोत्साहित किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और भारत तो एक पक्ष है, भारत के अलावा दुनिया के तमाम विकसित देश और बड़े देश इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तेल की कीमतों को डिमोरलाइज करने का ये कारण नहीं बन पा रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ मूव करना या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना। देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं जी, सो ये एक दिन का अफेयर नहीं है जी। हम अगर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं जी, तो उसमें समय लगता है जी। आपको पूरा प्लान बनाना पड़ता है। इट इज ए मल्टी लेयर्ड प्लानिंग जी, इन्वॉल्विंग सेवरल ईयर्स और मे बी समटाइम्स डिकेड्स। जी। जहां तक ऑयल की बात है तो ऑयल के केस में सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है व्हीकल्स के साथ, और हम जब व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं तो दो चैलेंजेस हैं। अब या तो हम जो पेट्रोल या डीजल के जो व्हीकल्स हैं उनका या तो हम अल्टरनेटिव लेकर के चलें या तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें। अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो फिर अगेन हमारे पास दो चैलेंजेस आते हैं कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी उन व्हीकल्स को चार्ज, मैं देश के सारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक कर दूं, सो डू आई हैव द नेसेसरी पावर टू चार्ज दीज व्हीकल्स? नो, हमारे पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी? दूसरी बात है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास जो है वो बहुत नेसेंट स्टेज में है और इतनी बड़ी तादाद में व्हीकल्स बनाने में शायद कई दशक लग जाएंगे। और मुझे लगता है कि जब तक हम भारत के सारे व्हीकल्स को अगर हम प्लानिंग लेकर के चलें और उनको ई व्हीकल्स में कन्वर्ट करने की बात भी करें तो लगभग अगले 1 से 2 दशक, 15 से 20 साल आपको लगेंगे जी। अब बात आती है हाइब्रिड व्हीकल्स की। हम कहते हैं कि चलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं होगा तो हम फ्यूल सेल वाले व्हीकल चला लेंगे, हम हाइड्रोजन सेल वाले व्हीकल चला लेंगे। उस केस में एक तो टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी आप इतनी जल्दी नहीं ला सकते हैं। दूसरी, इस प्रोडक्शन वॉल्यूम, आप कितने वॉल्यूम पर प्रोड्यूस करेंगे और कितने वॉल्यूम पर प्रोड्यूस करके आप पूरे देश के अंदर उसको प्रोलिफरेट करेंगे। तो आप ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने का जो इफेक्ट है ये एक दिन में नहीं आएगा जी। ये 15 से 20 साल तक इसमें आ पाएगा इफेक्ट। तो उससे तेल की कीमतें पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं वो आज का फेयर है। जी जी जी। तो आगे भविष्य में भले ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स निश्चित रूप से पेट्रोलियम पदार्थों को, पेट्रोलियम मार्केट को डिमोरलाइज कर सकती हैं, लेकिन अभी उसका फायदा उठाया जा रहा है, जो कह सकते हैं कि मौके का फायदा उठा रहे हैं जो सप्लाई करने वाले देश हैं। तो क्या तेल की कीमतें बढ़ रही हैं? वैश्विक आर्थिक मंदी की जो चेतावनी दी गई है आईएमएफ की तरफ से, दुनिया की तमाम बड़ी जो इकोनॉमिकल एनालिसिस की एजेंसीज हैं उनका भी अलर्ट है और भारत में भी इस बात की आहट महसूस की गई है। आरबीआई ने भी क्लियर कर दिया है इन्फ्लेशन को लेकर के आने वाले समय में। तो क्या आप तेल की बढ़ती कीमतों को वैश्विक आर्थिक मंदी के लिए एक प्रमुख कारक के रूप देखते हैं? देवेंद्र जी, अगर तेल की कीमतें इसी प्रकार बढ़ती रहीं जी और उनके ऊपर लगाम नहीं लगाई गई जी तो जाहिरा तौर पर पूरा विश्व एक इकोनॉमिक शोडाउन की तरफ बढ़ रहा है जी। विश्व में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ सकती है अगर हमने तेल की कीमतों पर रोक नहीं लगाई। और उनको लगाने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि जो विश्व के देश हैं उनको रूसी तेल के ऊपर से प्रतिबंध हटाना पड़ेगा, वेनेजुएला के तेल के ऊपर से प्रतिबंध हटाना पड़ेगा। ओके तभी, और ये उनके हित में भी है, अमेरिका के हित में भी। आप देखिए अमेरिका में भी दाम बढ़ रहे हैं लगातार जी, अमेरिका में भी दाम बढ़ रहे हैं, यूरोप में भी दाम बढ़ रहे हैं। तो यूरोप और अमेरिका के जिन देशों ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं रशिया और वेनेजुएला के ऊपर जी,
ये हटाने से फायदा अल्टीमेटली उनको भी होने वाला है और पूरी दुनिया को होने और पूरी दुनिया को होने वाला है। और मित्र अमित बंसल ने बहुत सही बात कही कि अगर दुनिया को आर्थिक मंदी से इस समय बचाना है तो तेल की कीमतों पर नियंत्रण लगाना होगा। ओपेक को आप रोक नहीं सकते तेल की कीमतों के साथ खिलवाड़ करने से, यानी प्रोडक्शन कम और सप्लाई ज़्यादा है, कीमतें बढ़ेंगी। रूस और वेनेजुएला को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो शायद इस समय बढ़ती हुई कीमतों पर कुछ नियंत्रण लगाया जा सकता है। अब अगला जो सवाल है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है जी। 2022 में भारत ने रूस से तेल आयात को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है, जैसा कि रूस भी आगे आकर के भारत को ऑफर किया था। और 2021 में भारत ने टोटल जो रूस से तेल आयात किया था वो भारत की कुल आयात का 2% था मात्र जी। और भारत अपनी खपत का 80% आयात करता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस साल इतने बड़े पैमाने पर भारत रूस से तेल आयात कर सकता है कि वो $160 पर बैरल कीमतें पहुंचने के बाद भी अपनी घरेलू जो कीमतें हैं पेट्रोलियम पदार्थों की उनको नियंत्रण में रख सके? देवेंद्र जी, मैं एक स्टेटमेंट कोट करूंगा। अभी कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एक डायलॉग में बैठे हुए थे जी। तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा जी कि व्हाई इज इंडिया बाइंग क्रूड फ्रॉम रशिया। जी। तो उन्होंने कहा कि वी हैव टोल्ड इंडियन कंपनीज टू बाय द बेस्ट एंड द चीपेस्ट अवेलेबल ऑयल फ्रॉम द वर्ल्ड, वी डिड नॉट टेल देम टू बाय द रशियन ऑयल। ओके। सो इट इज नॉट कि हम लोग रशिया का जो इंटेंशनली हम रशिया को नहीं खरीद रहे हैं जी। हम इसलिए रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं जी। क्योंकि रशिया का ऑयल इस समय सबसे सस्ता जी। और सबसे इजीली अवेलेबल ऑयल है हमारे लिए। जी जी। और चूंकि भारत की ऊर्जा की जरूरतें काफी हैं जी। तो हमें जो जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। हाँ। अब रही बात कुल आयात की, तो आपको पता ही है कि फरवरी, कुछ आंकड़े मैं आपको जो बताना चाहूंगा, फरवरी में जब युद्ध होने वाला था, जी, युद्ध होने से पहले जी, जो पूरी दुनिया में क्रूड की कीमतें थी वो $87 पर बैरल थी। डॉलर पर बैरल थी जी। और वो आज बढ़ के 120 के आसपास हो गई है। लगभग 40% के आसपास की इसमें बढ़ोतरी हुई है। जी। तो 40% तेल बढ़ गया केवल कुछ महीनों में। जी। तो इसके चलते भारत को तो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर काम करना पड़ेगा। और हमारे पास आज के समय में जो अवेलेबल सप्लायर है जो हमें सस्ता सप्लाई कर रहा है वो है रूस। जी। तो हमें क्यों ना खरीदना पड़े उनसे? बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज व्हाई वी आर बाइंग फ्रॉम देम। और जो हम जहां तक आयात के प्रतिशत की बात है, पहले हम लोग लगभग 2% आयात करते थे रूस से। जी। और जहां मेरा अनुमान है और मैं इस पूरे सिनेरियो को देख पा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि 2022 में शायद भारत की रूस से जो तेल की परचेज है वो कुल परचेज का 30% से भी अधिक हो सकती है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और ये बहुत, जैसा कि मेजर साहब ने बताया कि विदेश मंत्री ने जब कहा कि हमने किसी को बाध्य नहीं किया, किसी कंपनी को, लेकिन निश्चित रूप से जैसे हम किसी दुकान से सामान खरीदने जाते हैं तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि जहाँ सस्ता और बढ़िया मिलता है, सुलभ होता है, जहाँ हम पहुँच सकते हैं आसानी से, वहाँ जाते हैं और वही फंडा यहाँ पर लागू किया गया है। और एक सवाल ये कि जैसा कि आपने कहा कि दुनिया को एक कदम उठाना पड़ेगा रूस और वेनेजुएला से प्रतिबंध हटाने का, जिसकी वजह से तेल की कीमतों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। इसके अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं दुनिया के सामने, भारत के सामने इस समस्या से निपटने के लिए, क्योंकि बहुत रिलेटेड है आर्थिक मंदी और पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें। देखिए, दुनिया को सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप रूस यूक्रेन की लड़ाई को जी पूरी दुनिया का मसला बना करके बैठे हुए हैं जी तो ये गलत है। ओके। रूस और यूक्रेन की लड़ाई रूस और यूक्रेन का आपसी मामला है जी। इसके होते और इसके चलते पूरी दुनिया को सफर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। तो इसके लिए जो प्रतिबंध आपको लगाने हैं, जो आपको इकोनॉमिक सैंक्शन लगानी है, उनको आपको थोड़ा लिक्विडेट करना पड़ेगा जी। उसके ऊपर आपको थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी ताकि जो जरूरतमंद देश हैं वो अपनी जरूरत का तेल या गैस अवेलेबल मार्केट से खरीद सकें। जी। दूसरा एक्शन आपको लेना पड़ेगा वो है ओपेक की मोनोपोली को तोड़ना। जी। ओपेक ने जो मोनोपोली बना लिया और जिसकी वजह से वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए, ओपेक का लीडर है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का सबसे बड़ा एलाई कौन है? अमेरिका। जी। तो अमेरिका सऊदी अरबिया को हमेशा कंपेल कर सकता है, उनको बात करनी चाहिए कि ताकि आप प्रोडक्शन बढ़ाएं। जी। इराक को बोले कि प्रोडक्शन बढ़ाए। जी। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पूरे विश्व में तेल की कीमतें नीचे होंगी। जी। तीसरी बात, अब समय आ गया है कि जो हमारे कदम हमें बढ़ाने चाहिए थे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जी, उनको थोड़ा तेज करना पड़ेगा। जी। जो हम नॉर्मल स्पीड से चलते हैं अगर उसको थोड़ा सा तेज करें तो शायद हम गैप को जल्दी पूरा कर पाएंगे और इस संकट से हो पाएंगे। अब देखिए, श्रीलंका में थोड़ा सा तेल का संकट था, फ्यूल का संकट था, पाकिस्तान में भी फ्यूल का संकट है जी। तो अब उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स लागू कर दिए हैं। पाकिस्तान में आज आया है कि भाई 10 बजे के बाद कोई शादी नहीं होगी। जी जी। उन्होंने कहा कि 8:30 बजे के बाद मार्केट्स नहीं खुलेंगे ताकि वो ऊर्जा को बचा सके। जी जी।
तो इस प्रकार शायद कुछ कदम अभी भारत के लिए इस तरह का नौबत तो नहीं आई है जी, लेकिन हो सकता है पूरी दुनिया में देशों को शायद इस तरह के कदम उठाने पड़े तो एनर्जी कटौती के लिए। जी, तो विश्व में तेल की आपूर्ति, तेल की बढ़ती कीमतें और विश्व का आर्थिक संकट, जिसकी चुनौती, जिसकी चेतावनी अब तक तमाम एजेंसियों द्वारा, तमाम देशों द्वारा विश्व में दी जा चुकी है। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। विशेषज्ञ थे मेजर अमित बंसल। सर, आपने समय निकाला इस विषय पर बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सवाल हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में जाकर, और लगातार जुड़े रहें देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए इंडिया.com के साथ। धन्यवाद।